हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विथ आनंद में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि वर्तनी हिंदी का आज पहला क्लास है। और हम लोग जैसा कि कल बात किए थे लेखपाल के सिलेबस को लेकर हिंदी सब्जेक्ट का जो सिलेबस कल डिस्कस किया गया था, उसमें लेखपाल के जो सारे टॉपिक थे उसको डिस्कस किया गया, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जिसमें हमने जिक्र ये भी किया था कि साहित्य इस बार उस खंड में नहीं ऐड किया गया है लेखपाल के सिलेबस में, वो सिलेबस से बाहर है। वहीं आप देखे होंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय भी सिलेबस से बाहर था। और कई ऐसे टॉपिक थे जो सिलेबस से बाहर थे, जिसमें इसकी वजह से लेखपाल का जो हिंदी का सिलेबस था मिनिमाइज हो गया था। यहाँ तक कि आपको वर्णमाला भी नहीं पढ़ना था, साथ ही शब्द शक्ति भी नहीं पढ़नी थी और रस छंद अलंकार भी नहीं पढ़ना था। यानी अपने को सिर्फ यही पढ़ना था, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके जो चीज़ व्याकरण में बच जाती है उसी को पढ़ना था। तो जिसमें अपना पहला टॉपिक बनता है वर्तनी, और आज उसी को डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत उसकी परिभाषा बताएंगे, वर्तनी क्या है, कैसे है, ठीक है। और साथ ही एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। और ये एग्जाम्पल जो हमने आज के टॉपिक में लिया है, यानी आज के लेक्चर में जो लिए हैं, ये एग्जाम्पल कई बार रिपीट हो चुके हैं पिछली कई परीक्षाओं में, और आगामी परीक्षाओं में इनका आने का जो प्रायोरिटी है बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो भी एग्जाम्पल हम बताएंगे 20 से 25 होंगी उनकी संख्या, उनको बेहद संजीदा तरीके से आप उसे देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। वर्तनी जो जो है कि किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को, यहाँ देखिए एक मिसप्रिंट हो गया है। मात्राएं, माताओं की जगह मात्राएं होंगी, ठीक है। ये मात्राओं, इसको कर लीजिएगा और देखते हैं। किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को, यानी ढंग को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे हिज्जे भी कहा जाता है। यानी आप देख रहे होंगे कि वर्तनी के दो नाम और हैं, जिनको आज मैं आपसे परिचित कराऊंगा, ठीक है। वर्तनी का पहला नाम एक है अक्षरी, ठीक है। और सेकंड नाम आपको मिल पा रहा है हिज्जे के नाम से, इसे जाना जाता है। यानी वर्तनी को किस किस नाम से जाना जाता है? अक्षरी के नाम से और हिज्जे के नाम से, ठीक है। वर्तनी को दो नाम से जाना जाता है, एक हिज्जे के नाम से और दूसरा अक्षरी के नाम से। अगर कोई आपसे कहता है कि अक्षरी के बारे में बताइए, यानी वो सीधा बात यही कह रहा है आपसे, यानी पूछ रहा है कि वर्तनी के बारे में आपकी क्या जानकारी है, या वह यह कह रहा है कि हिज्जे के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी वो फिर आपसे पूछ रहा है कि वर्तनी के बारे में आप क्या जानते हैं। इसलिए अक्षरी, हिज्जे और वर्तनी, ये तीन शब्द आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अगर कोई वर्तनी की बात करता है। और वर्तनी के बारे में आप देख लिए कि किसी भी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने का जो प्रॉपर ढंग होता है उसे ही वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे हिज्जे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वर्तनी का सीधा संबंध जो होता है आपके उच्चारण करने से होता है, ठीक है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यानी कभी कभी प्रायः बहुधा यह देखा गया है कि आप अपनी बोलचाल की भाषा में, यानी मातृभाषा में जो कुछ बोलते हैं वह शुद्ध नहीं होता है, लेकिन आप प्रॉपर कई दिनों से या कई वर्षों से उसको बोलते आते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, तो उसको आपको सही लगने लगता है, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से वह गलत होता है, ठीक है। यह बोलचाल की भाषा में तो सही होता है, आपको लगता है कि ये वर्तनी सही है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से यह गलत होती है वर्तनी, ठीक है। तो बोलचाल की भाषा से आपको अमूमन लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, साथ ही आपको ये भी लगता है कि जिस वर्तनी को आप कर रहे हैं और व्याकरण की आपको जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं है, अच्छी व्याकरण की जानकारी नहीं है, तो व्याकरण की कमी के कारण भी कभी कभी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। तो उसको आज समझेंगे कि व्याकरण के दृष्टिकोण से वर्तनी का क्या महत्व है, और जो एग्जाम्पल है परीक्षा के दृष्टिकोण से हम यहाँ पर लिए हुए हैं, सबका जिक्र करेंगे एक एक करके। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर कि
व्याकरण के दृष्टिकोण से वर्तनी का क्या महत्व है। तो व्याकरण के दृष्टिकोण से जब आप इसका जिक्र करेंगे तो सबसे पहले तो छोटी ई को देख लीजिए कि कैसे बनाया जाता है। ठीक, ऐसे होगा। और बड़ी ई का ये है प्रारूप। ठीक, और वहीं पे आपको छोटा ऊ का अगर आपको ज्ञान करा दें कि ये है छोटा ऊ जो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, जैसे आप गुरु लिखते हैं तो जो गुरु अंदर की होता है ये छोटा ऊ का प्रयोग होता है। ठीक है, वहीं पर बड़ा ऊ का अगर आपको मात्रा के रूप में ज्ञान करा दें तो ये बाहर की तरफ होता है। यानी जब आप चारू लिखते हैं, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो ये बड़ा ऊ का आपको आभास कराता है यानी। और ये गुरु जो है आपको छोटा ऊ से इसका संबंध होता है। और ये छोटी ई रही, ये बड़ी ई रही। ठीक है, अगर छोटी ई की बात करें तो जब आप गति लिखते हैं तो ये छोटी ई होती है। लेकिन जब आप बड़ी ई लिखते हैं तो बड़ी ई के रूप में आपको जैसे पढ़ती लिखना है तो ये आपका बड़ी ई हो गया जो पीछे से लगता है। और आगे से जो लगता है यह छोटी ई होता है। साथ ही अगर मैं अन्य चीज़ों का भी बात कर लूँ आपसे व्याकरण के दृष्टिकोण से कि व्याकरण में और कौन कौन सी चंद्र बिंदु की बात कर लूँ कि इसका क्या महत्व है। अब तक तो बहुत आप लोगों ने सुना होगा चंद्र बिंदु और बिंदी। ठीक है, सामान्यतः कि जैसे चाँद लिख दिया आपने, ठीक है, और वहीं पे दंत लिख दिया तो इसका क्या महत्व है। तो देखिए जब हम चाँद लिखते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि जैसे हम लिखते हैं गांधी, और एक लिखते हैं गांधी, ऐसे ये हो गया, ऊपर बिंदु लग गया, गांधी हो गया और ये गांधी हो गया। इसमें सही क्या है आप बता सकते हैं। देखिए ये जो बिंदु ऊपर लगा है ये सही है और जिस पे चंद्र बिंदु लगा है ये गलत है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इसका सीधा अर्थ होता है न से, कि इसको हम पढ़ेंगे गांधी, बीच में ना आना चाहिए आपको प्रोनाउंसिएट करते समय भी, उच्चारण करते समय भी गांधी। लेकिन यहाँ चंद्र बिंदु वाले में आप जब इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो गांधी मतलब ग के साथ ही उस अंग टाइप या न टाइप जो भी स्वर आएगा, यानी जो भी आवाज आएगी वो ग के साथ ही सम्मिलित रहेगी। उसका न इस प्रकार से अलग से नहीं होगा कि गांधी गांधी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये देख लीजिए दांत से, कि जब हम, ये सही है, ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा दांत, लेकिन दांत हम नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? दांत। उसमें सम्मिलित रूप है, ठीक है, दांत। तो इसलिए ये चंद्र बिंदु वाला दांत के लिए सही है और गांधी के लिए ऊपर चंद्र बिंदु सही है क्योंकि हमको गांधी बोलना होता है। ठीक, और दांत उसी प्रकार से गलत है जिस प्रकार से गांधी के लिए चंद्र बिंदु वाला गलत होता है। ठीक है, चंद्र बिंदु लगा होता है तो इसका चंद्र बिंदु लगा होता है तो वो सम्मिलित रूप में होता है दांत, और जब बिंदु लगता है तो दांत इसका मतलब हो जाता है। और आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की वर्तनी भी जान लीजिए कि इसमें कौन सी सही है, ये बताइए पहले। हिंदी दो तरीके से हमने लिखा है जिसमें आप देखेंगे कि ये सही है ये गलत है। ठीक है, इसी को हम हिंदी बोलते हैं पर लिखते नहीं है, लिखा जाता है ये वाला और ये उच्चारण किया जाता है, और इसको लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जिस प्रकार से हम दांत तो लिखते हैं ऐसे, लेकिन इसको दांत नहीं लिख सकते। ठीक है, ना ही दांत लिख सकते हैं, इसको बस चंद्र बिंदु वाला लिख सकते हैं। उसी प्रकार गांधी, ठीक है, चंद्र बिंदु वाला नहीं लिख सकते हैं, ये लिखते हैं बिंदु वाला। तो चंद्र बिंदु और बिंदु के बीच का जो डिफ्रेंशिएट था वो क्लियर हुआ। साथ ही आप लोगों ने मात्रा छोटी ई और बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ का प्रारूप देखा, स्ट्रक्चर उसका देखा। और मित्र एक शब्द बार बार आप लोगों को परेशान करता है,
संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण और अक्षर क्या होते हैं। जैसे संयुक्त स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर, और वहीं पे संयुक्त व्यंजन, ठीक है, साथ ही संयुक्त वर्ण, ये क्या होता है, वर्ण को ही अक्षर बोला जाता है। तो इसमें 4 चीज लॉक कर लीजिए आप, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है, ये चारों संयुक्त स्वर है। और संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। साथ ही संयुक्त वर्ण में अगर बात करें तो जैसे तो ये द के साथ जो ध जुड़ा हुआ है यही संयुक्त वर्ण यानी संयुक्त अक्षर है। इसको इन डिटेल आप देख लीजिए कि जैसे आप नित्य देखते हैं तो ये त जो है ये हलंत लगा हुआ है यानी आधा त है, प्लस ये य है और साथ में अ है। जब ये य और अ मिलते हैं तो इन्हीं को साथ में भी उच्चारण करते हैं, तब जाके ये नित्य बनता है, ठीक है। जैसे आप शुद्ध देख लीजिए कि ये शुद्ध है तो आधा ध है, हलंत लगा हुआ, द भी है और अ भी है, द और प्लस अ मिलके ये पूर्ण अक्षर है, ठीक है। और जब ये आधा ध इसके साथ इस अ के साथ ही प्रोनाउंसिएट हो जाता है, दोनों संलग्न है एक दूसरे के साथ, द और ध एक साथ प्रोनाउंसिएट होते हैं, इसलिए ये शुद्ध संयुक्त वर्ण इसको बोलेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। एक सीरो रेखा होती है, सीरो रेखा कुछ अक्षरों के ऊपर नहीं लगाई जाती है, सीरो रेखा। इन छोटी छोटी बारीकियों का आप ध्यान भी रखेंगे एग्जाम हॉल में, क्योंकि कहाँ पर चंद्र बिंदु की आवश्यकता है, कहाँ पे चंद्र बिंदु की आवश्यकता नहीं है, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण और अक्षर अगर आप जानेंगे तो वो सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको काम करेगा, ठीक है। लेकिन सीरो रेखा, सीरो रेखा को जान लीजिए कि किसके किसके ऊपर नहीं लगाया जाता है। अ, ध, थ, श, भ और छ और श्र, ठीक है, इनके ऊपर नहीं लगाया जाता। अब जैसे एग्जाम्पल अगर ले लूं तो अधर्म, तो धर्म के ऊपर लगता है और अ के पास अपना लगता है, ये सही होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में आपको भले ही काम ना आए, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम कोई देंगे जिसमें आप निबंध वगैरह लिखेंगे तो कहीं कहीं हिंदी प्रेमी टीचर मिल जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हो पूरी बारीकी से, तो उनका मन करेगा तो नंबर आपका काट लेंगे और तब आपको समझ में आएगा हमने तो अधर्म लिखा था लेकिन कहाँ गलत किया ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम बता दे रहे हैं कि कहाँ रहेगा। जैसे कहीं कोई विसर्ग आ गया तो विसर्ग के ऊपर सिरो रेखा नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि प्रातः अगर आप लिखते हैं तो ये विसर्ग अलग होता है, ठीक है। साथ ही अगर मना स्थिति लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिलाते नहीं है, तो सिरो रेखा यहाँ ब्रेक हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा कि सिरो रेखा कहाँ लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, कहाँ इसको तोड़ करके लिखना है, कहाँ इसको जोड़ करके लिखना है। इन सारी चीज़ों को आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम हॉल में और सब्जेक्टिव एग्जाम हॉल दोनों में याद करके अपने दिमाग में हमेशा ले करके चलना है, इसके लिए प्रिपेयर होकर चलना है। साथ ही हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन, वर्ण, अक्षर और स्वर देख लिया और सिरो रेखा देख लिया और चंद्र बिंदु के बारे में भी जान लिया। और अब हमको लगता है कि आपको उदाहरण के माध्यम से अब थोड़ा बहुत समझा दिया जाए, लेकिन एक पॉइंट और है कि नुक्ता आप लोगों ने सुना होगा कि नुक्ता, ये नुक्ता क्या होता है। नुक्ता देखिए ये अरबी अरबी का शब्द है, नुक्ता अरबी का शब्द है, अरबी शब्द है और इसका हिंदी में डायरेक्ट मतलब होता है बिंदु। जो अर्थ हिंदी के मामले में बिंदु का होता है वही अरबी शब्द में, अरबी भाषा में नुक्ता का अर्थ होता है, ठीक है। और अक्सर आप देखे होंगे क ख ग,
इनको हम हिंदी में इस रूप में लिखते हैं, लेकिन इसी को अरबी भाषा में हम क, ख और ग इस रूप में लिखते हैं, नुक्ता लगा करके। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि जब हम हिंदी में कुछ बोलते हैं तो उसको हम कंठ से, जैसे क, ख, ग, ये सब कंठ से उच्चारित होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर नुक्ता लग जाता है, अगर नुक्ता लग जाता है, ठीक है, तो नुक्ता अगर लग जाता है तो वह कंठ के नीचे गले से भी प्रोनाउंसिएट होता। ओके, आइए चलिए देखते हैं। अगर नुक्ता लग जाता है, ठीक है, तो उसको हम कंठ के नीचे गले से उसका उच्चारण करते हैं, कंठ के नीचे गले से। जैसे अब इसको हम आपको दिखा देते हैं, जैसे क, ये हिंदी भाषा में क, ख, ग, लेकिन जब क के नीचे नुक्ता लगेगा, ख के नीचे, जैसे जमानत, हिंदी में इसको हम बोलते हैं जमानत, लेकिन जब इसको जमानत ऐसे नुक्ता लगाना, जमानत, गले से इसका प्रयोग करके बोला जाता है नुक्ता का हमेशा। अरबी भाषा में इसका जमानत, और अरबी भाषा में नुक्ता का सीधा अर्थ होता है बिंदु से, जो हिंदी भाषा में और उर्दू भाषा में इसका बिंदु से ही मतलब होता है, लेकिन अरबी भाषा में इसका नुक्ता का सीधा अर्थ होता है एक बिंदु से, मात्र बिंदु से, और कंठ की जगह गले का प्रयोग करके बोलना किसी भी शब्द को। ये संघर्षी ध्वनियाँ होती हैं जो गले से निकलती हैं। साथ ही यह नुक्ता जो है देवनागरी, गुरुमुखी, आप कह लीजिए कि देवनागरी जो होती है, या गुरुमुखी, गुरुमुखी तो पंजाबी भाषा है, गुरुमुखी जो लिपि है पंजाबियों के लिए, पंजाबी भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती हैं, और अन्य जो भी ब्राह्मी परिवार की लिपियां हैं, ब्राह्मी परिवार की जो भी लिपियां हैं, ब्राह्मी परिवार की जो भी लिपियां हैं, ठीक है, ये किसी भी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाया जाता है, चाहे वो देवनागरी हो, चाहे गुरुमुखी हो, चाहे ब्राह्मी परिवार की कोई भी लिपि हो, इसके नीचे लगा करके नुक्ता का प्रयोग करके बिंदु की जगह इस नुक्ता का प्रयोग कर लिया जाता है। और अक्षर के नीचे लगाए जाने के बाद इनको बिंदु कहने लगते हैं। और वहीं पे मूल रूप से नुक्ता को देखा जाए तो यह अरबी भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब बिंदु होता है, इसको मैंने पहले ही बता दिया। और साधारण हिंदी में, हिंदी उर्दू में इसका अर्थ बिंदु ही होता है। ज हिंदी का वर्ण है, ठीक है, ये ज जो है ये हिंदी का वर्ण है, लेकिन यही ज जब लग जाता है तो ये उर्दू का है, ये हिंदी का है, और ये सेकंड वाला ये उर्दू का है। हिंदी में जमानत लिखा जाता है, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये जमानत हो गया, लेकिन जब वहीं पर जमानत के नीचे आप लगा देंगे नुक्ता तो ये जमानत हो जाएगा। इसका उच्चारण जमानत गले से करेंगे, जमानत, जमानत, ठीक है। तो ये संघर्षी ध्वनियाँ कैसी हैं? संघर्षी ध्वनियाँ हैं। ये आपके सुपर टेट, लेखपाल में खूब पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। और अब चलिए आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलते हैं, सारे एग्जाम्पल क्लियर कराते हैं अभी, और ये बार बार अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए कि कौन सा अशुद्ध है और कौन सा शुद्ध है। जैसे ये हो गया आपका आशीर्वाद, ये बिल्कुल गलत है, आशीर्वाद ऐसे नहीं होता है, ये होता है आशीर्वाद, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है। अक्सर आप लोगों को सेकंड वाले में लगेगा कि अनाधिकार, ठीक है, लेकिन ना, अनधिकार होता है, ये अभी हाल ही में पूछा गया था आरओ में। अनधिकार, अनधिकार, अनाधिकार नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, लेकिन ये सही है। अब आइए आगे देखते हैं। तत्कालिक नहीं होता है, ठीक है, तात्कालिक होता है दोस्तों, तात्कालिक होता है। और एक शब्द है निरान्न, निरान्न नहीं होता है, निरन्न होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, निरन्न। और प्रामाणिक भी नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है, ये ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा गया है। ये जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी शब्द दिखा रहे हैं आपको, ये अक्सर बार बार पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम हॉल में।
हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप। ठीक है, ये नहीं कि हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप। दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है, दुर्वस्था, ध्यान रखिएगा। और बारात नहीं होता है, बारात गलत है। और बारात जो है ये सही है, ये बारात जो है सही है। इसमें कई आप सुने होंगे, लेकिन पहली बार उसको जब ध्यान से इस बार देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा हाँ हम भी गलती करते आए हैं। इंजन, ठीक है, बड़ी ई की जगह छोटी ई होती है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में आप ध्यान रखिए कि यहाँ जो ह है ये पीछे से ई की मात्रा लगी हुई है, पीछे से ई की मात्रा लगी हुई है, यानी छोटी ई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐसे इसको ध्यान रखिएगा। ये अनुदित, अनुदित में देखिएगा कि ये जो अंदर की तरफ गया है, यानी छोटा ऊ की जो बात किया है ये गलत है। ठीक है, इसमें होगा बड़ा ऊ, अनुदित होगा, तो ये सही है आपका, ये सही शब्द है। उष्मा, उष्मा में छोटा ऊ नहीं रहेगा, ये गलत है, बड़ा ऊ होता है उष्मा में, हमेशा याद रखिएगा, आप लोग हमेशा गलती करते हैं। साथ ही नूपुर में देखिए कि दोनों में छोटा ऊ लगा हुआ है, ये गलत है। न में बड़ा ऊ होगा, प में छोटा ऊ होगा, नूपुर। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। और तूफान, तूफान में देखिए नुक्ता का भी प्रयोग किया गया है, जिसको हम अभी आपको बताएं कि नुक्ता का मतलब बिंदु से होता है। और तूफान में ये छोटा ऊ नहीं होता है, गलत है, इसमें बड़ा ऊ लगेगा, तूफान। ठीक है, और यहाँ पर अब देख लीजिए आप नेहरू में, नेहरू में क्या है कि छोटा ऊ अंदर की तरफ है, ये छोटा ऊ अंदर की तरफ है। ठीक है, ये गलत है, इसमें बड़ा ऊ होता है जो बाहर की तरफ निकला होता है, नेहरू। अनुग्रहित देख लीजिए, अनुग्रहित गलत है, ग्रह की जगह ये गलत होता है, गृह लगता है, अनुग्रहित, अनुग्रहित सही होता है, सही शब्द और सही वर्तनी इसका अनुग्रहित है। एक्ट देख लीजिए, एक्ट की जगह एक्ट होता है। ठीक है, आय, आय होता है, ए नहीं होता, आय होता है। ज्योनार, ज्योनार गलत होता है, ज्योनार होता है, ज्योनार, ज्योनार। अक्सर आप सुने होंगे और ज्योनार ही बोलते आए होंगे, और जो आप उच्चारण करेंगे आपको वही वर्तनी शुद्ध लगेगी, और एग्जाम हॉल में वैसा ही आपको शब्द दे दिया जाएगा और आपको लगेगा कि सही है, और आप उसको सही मार के चले आएंगे। और यहाँ पर जब आप आकर मिलाएंगे तो आपको मिलेगा देखने को कि ये गलत हो गया, ज्योनार होगा। ठीक है, न्योछावर में देख लीजिए, ये गलत है, न्योछावर, ये सही है। निस्वार्थ गलत है, इसमें देखिए विसर्ग लगा हुआ है, निस्वार्थ। और प्रविष्ट की जगह प्रविष्ट होता है, ट से टमाटर वाला, ठ से ठठेरा नहीं, ट से टमाटर, प्रविष्ट होता है। और पिजड़ा, पिजड़ा की जगह पिंजरा होता है, पिंजरा, ये सही होता है। वर्तनी जो ये है ये गलत है, ये वर्तनी शुद्ध है, पिंजरा। और कस्टम, कस्टम देख लीजिए छोटा सा होता है, छोटा सा में वो भी आधा होता है, हलंत लगा हुआ, यानी कस्टम, कस्टम होता है शुद्ध वर्तनी। और ताश, ताश का मतलब छोटा सा नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, छोटा सा नहीं होगा, इसमें बड़ा सा होगा, ताश, इस वर्तनी में ताश। ठीक है, ताश, ताश, ताश गलत होता है और ताश सही होता है। वहीं आप देख लीजिए प्रशंसा, ये गलत होता है, और प्रशंसा ये बड़ा सा होगा और तब छोटा सा होगा, प्रशंसा। और दोनों छोटा सा होगा तो गलत होगा, पहला वाला बड़ा सा बाद में छोटा सा, प्रशंसा। ठीक है, इस प्रकार आज सारे एग्जाम्पल आप देख लिए कि जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में इनके आने के अनुमान बहुत ही ज़्यादा हैं, संभावित हैं। आशीर्वाद का आशीर्वाद, और अनाधिकार का अनधिकार, तत्कालिक का तात्कालिक, निरान्न का निरन्न, प्रामाणिक का प्रामाणिक, हस्तक्षेप का हस्तक्षेप, दुरावस्था का दुर्वस्था, बारात का बारात। आपको बोलने में लगेगा बारात सही है, लेकिन बारात सही होता है। इंजन,
इंजन का इंजन छोटी ई होता है, बहुव्रीहि बहुव्रीहि, अनुदित अनुदित में बड़ा ऊ, उष्मा में बड़ा ऊ, नुपुर में न में बड़ा ऊ, तूफान में त में बड़ा ऊ, नेहरू में बड़ा ऊ, अनुग्रहित में अनुग्रहित, एक्ट एक्ट हो जाएगा, ज्योनार का ज्योनार, न्योछावर का न्योछावर, निस्वार्थ का निस्वार्थ, और साथ ही प्रविष्ट का प्रविष्ट हो जाएगा, पिंजड़ा का पिंजरा हो जाएगा, और कस्टम का कस्टम हो जाएगा, और ताश का ताश हो जाएगा, और प्रशंसा का प्रशंसा हो जाएगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने वर्तनी को देखा, और अब हम लोग वर्तनी के बारे में जान भी गए हैं कि हिज्जा हिज्जे भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसी को अक्षरी बोला जाता है, ये दो नाम इसी के हैं। साथ ही चंद्र बिंदु को भी हम लोगों ने देखा, बिंदु को भी देखा, दोनों के मध्य व्याप्त अंतर को भी हम लोगों ने क्लियर किया। साथ ही सिरो रेखा को भी देखा, और पूर्ण व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण अक्षर क्या होते हैं, सारी कुछ जो पॉइंट्स थे उनको देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं तो इसके जो बाकी के एग्जाम्पल हैं जो अपवाद स्वरूप हैं और आगामी परीक्षाओं में उनके आने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा है, उनको भी करा लिया जाएगा। लगभग इस पे जितने भी एग्जाम्पल बनेंगे और जो भी और एग्जाम्पल बचे होंगे उनको हम लोग करा लेंगे। और साथ ही इसके बाद देखते हैं तो इसकी नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। थैंक यू।